आज शुरुआत यूपीएससी के एक सवाल से। गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है? मोटा मोटी कहा जाए तो लोकतंत्र में बहुमत के हाथ में ताकत होती है कि वो कोई भी कानून बना या मिटा सकता है। इसके बरक्स गणतंत्र में इस ताकत में एक लगाम भी होती है। ये लगाम लगाने वाले दस्तावेज हैं संविधान। हालांकि संविधान चाहे कितना भी महान हो, वक्त की बंदिशें इस पर भी लागू होती ही हैं। इसलिए समय समय पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी, भारत वाले, इसलिए उन्होंने भारत की संसद को यह अधिकार दिए कि जरूरत पड़ने पर संविधान में परिवर्तन किए जाएं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर संविधान बदला जा सकता है तो क्या संभव नहीं कि एक दिन ये पूरा का पूरा बदल दिया जाए? और अगर ऐसा हुआ तो संविधान के मायने क्या कुछ कमजोर नहीं हो जाएंगे? साल 1973 में एक केस के दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल उठा था। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केस के दौरान सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संसद चाहे तो संविधान में कितने भी बदलाव कर सकती है और संविधान में ही ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। दलील ताकतवर थी। अगर सरकार जीत जाती तो शायद ये देश गणतंत्र न होकर सिर्फ लोकतंत्र ही रह जाता। लेकिन एक शख्स ने यह होने नहीं दिया और इस शख्स का नाम था नानी पालकीवाला। भारतीय वकीलों की परंपरा में एक ऐसा नाम जिसने सरकार को घुटनों पर ला दिया और हमें मिली संविधान की आत्मा। नानी पालकीवाला ने अपने दलीलों से साबित किया कि संविधान सिर्फ एक निर्जीव दस्तावेज नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी है। इस आत्मा को हम बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, यानी संविधान की वो मूल आत्मा जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती भारत में। आज 16 जनवरी यानी नानी पालकीवाला का जन्मदिन है और इस मौके पर चलिए जानते हैं इस महान न्यायविद की कहानी और उस केस के बारे में जिसने नानी पालकीवाला का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1920 में नानी पालकीवाला की पैदाइश हुई। पारसी परिवार से आने वाले नानी के पूर्वज पालकी बनाने का काम करते थे, जिसके चलते उनके परिवार के साथ पालकीवाला नाम जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वकीलों की बोलती बंद करने वाले नानी बचपन में हकलाकर बोलते थे। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने इंग्लिश में एमए की डिग्री ली। आगे लेक्चरर बनना चाहते थे वो, लेकिन किस्मत से उनकी जगह एक दूसरी लड़की को ले लिया गया। उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। किस्सा मशहूर है कि जब पालकीवाला आगे वकील के तौर पर मशहूर हो गए, वो सालों तक उस लेक्चरर को डिनर पर ले जाते रहे, शुक्रिया अदा करने के लिए कि अगर उस दिन उस लड़की ने उनकी जगह नहीं ली होती तो नानी वकील नहीं बनती। 1944 में नानी पालकीवाला ने बॉम्बे की एक लॉ फर्म ज्वाइन की। 1954 में उन्होंने अपना पहला केस लड़ा, जिसमें उन्होंने एंग्लो इंडियन स्कूल बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में स्कूल की तरफ से अदालत में पैरवी की, शुरुआती सरकार के खिलाफ पैरवी से। यह केस अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। नानी वहां भी केस जीतने में कामयाब रहे। हालांकि ये सिर्फ आने वाले दिनों की झलकी थी। जल्द ही इस युवा वकील की दलीलें सुनने के लिए कोर्ट में भीड़ लगने लगी। साल 1970 में पालकीवाला ने एक बहुत बड़ा केस लड़ा। यह केस आरसी कपूर बनाम केंद्र सरकार के नाम से फेमस है। केस कुछ यूं था कि इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन। इसी के खिलाफ पालकीवाला दलीलें पेश कर रहे थे, जिसमें वो कामयाब भी होते जा रहे थे। लेकिन अंत में इंदिरा सरकार ने संविधान संशोधन कर अदालत के फैसले को ही पलट दिया। इसके बाद उनका सामना सरकार से प्रिवी पर्स वाले मामले में हुआ। सरकार ने राजे रजवाड़ों को मिलने वाले सरकारी भत्ते पर रोक लगा दी। इस केस में भी नानी को जीत मिली। प्रिवी पर्स केस में अक्सर माना जाता है कि यह सही कदम था, लेकिन नानी पालकीवाला संविधान में निहित वादों की अनदेखी के खिलाफ दलील दे रहे थे। अदालत में अपनी दलील में उन्होंने कहा, संवैधानिक वैधता से ज्यादा बड़ी संवैधानिक नैतिकता है। इस केस में भी उन्हें जीत मिली। हालांकि सरकार ने फिर संविधान संशोधन करके अदालत के फैसले को पलटा और प्रिवी पर्स को खत्म किया ही किया। अब बात उस केस की जिसने नानी पालकीवाला का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया हमेशा के लिए। जब भी इंडियन जुडिशरी की बात होगी, बड़े केसेस की नानी पालकीवाला का जिक्र होगा। हुआ यूं कि 1972 में केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। इनकी मदद से सरकार केशवानंद भारती के इडनीर मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दे दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया। अनुच्छेद 26 भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने,
उनका मैनेजमेंट करने और इसी सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार देता है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जा रहा है। केशवानंद को बस केरल सरकार से नहीं लड़ना था, उनका मुकाबला केंद्र सरकार से भी हुआ। ये मामला केरल हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां इसकी पैरवी कर रहे थे नानी पालकीवाला। इस केस में संविधान में हुए 4 संशोधनों पर सवाल उठाया गया, 24वां, 25वां, 26वां और 29वां। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को यह ताकत देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, लेकिन केशवानंद केस में संविधान संशोधन संविधान के आर्टिकल 26 के आड़े जा रहे थे। आर्टिकल 26 भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका मैनेजमेंट करने और इसी सिलसिले में चल अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार देता है। थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बता दिया ताकि याद रहे। चूंकि इस केस में संविधान संशोधन और मौलिक अधिकारों से जुड़ी बातें थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक 13 जजेस की बेंच गठित की। बहुत बड़ी बेंच, भारतीय इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। 68 दिनों तक सुनवाई चली, 703 पन्नों का फैसला आया और ये बातें अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। एक कमाल बात यह भी थी कि इस केस को दायर करने वाले केशवानंद और नानी पालकीवाला की कभी मुलाकात नहीं हुई। केस से जुड़ा एक किस्सा और सुन लीजिए। एक रोज जब पालकीवाला अपनी दलील शुरू करने वाले थे, उन्होंने अपने साथी सोली सोराब जी, जो आगे चलकर अटॉर्नी जनरल बने, उनसे कुछ पेपर तैयार रखने को कहा। सोराब जी ने डीएम पोपट से पूछा, पता चला कि पेपर तो होटल में छूट गए। पोपट बाहर आए और पाया कि उनकी गाड़ी और ड्राइवर गायब है। तभी उन्होंने देखा कि वहां एक टैक्सी खड़ी है जिसमें चाबी लगी हुई है, उसका ड्राइवर भी कहीं आसपास नहीं था। मरता क्या ना करता, पोपट ने टैक्सी स्टार्ट की और होटल पहुंचकर पेपर उठा लाए। जल्दी जल्दी में वापस कोर्ट पहुंचे और टैक्सी जहां थी वहीं खड़ी कर दी। इसके बाद कोर्ट पहुंचे और बिल्कुल ऐन मौके पर पालकीवाला तक पेपर उन्होंने पहुंचा दिए। एक और किस्सा सुनिए। एक रोज अपनी दलील देते हुए पालकीवाला ने कहा कि वो एक प्रसिद्ध न्यायविद को कोर्ट करते हुए अपना पक्ष रख रहे हैं। कोर्ट ये था, संविधान आम कानूनों की तरह नहीं है जिनमें आमूलचूल बदलाव संभव है। अगर सरकार जब चाहे संविधान बदल सकती है तो मूल अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। पालकीवाला की दलील सुनकर जज कुछ संतुष्ट हुए। आखिर में उन्होंने पूछा कि आप किस प्रसिद्ध न्यायविद की बात कर रहे हैं। इसे सुनकर पालकीवाला ने जवाब दिया कि ये एचएम सेरवई का कथन है। इसे सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। क्यों? दरअसल एचएम सेरवई इस केस में कोर्ट में सरकार के पक्ष में दलील कर रहे थे। सेरवई ने यह सुना तो उनका पारा चढ़ गया। पालकीवाला ने उन्हीं के दलील से उन्हीं को निरुत्तर कर दिया था। सेरवई अगर इस दलील से सहमत होते तो उनका केस कमजोर हो जाता और अगर विरोध करते तो वो अपनी ही बात के खिलाफ जाते दिखाई देते। इस घटना से सेरवई इतने शर्मिंदा हुए कि दोनों वकील जिन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत साथ साथ की थी, उनकी दोस्ती में दरार आ गई। इस केस के और भी कई दिलचस्प पहलू हैं। मसलन जस्टिस एमएच बेग को सुनवाई के दौरान 3 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं चीफ जस्टिस एसएम सीकरी का रिटायरमेंट भी नजदीक आ रहा था। अगर इनमें से कोई भी पेंच फंस जाता तो दोबारा केस की सुनवाई करनी पड़ती और तब केस का रिजल्ट बदल सकता था, जैसा कि बाद में इंदिरा ने कोशिश की भी। जिस दिन केस का फैसला आया, चीफ जस्टिस के कार्यकाल का आखिरी दिन था। फैसला क्या आया? इस केस में जब फैसला आया तो जज बटे हुए थे, 7 एक तरफ 6 एक तरफ। फैसला सरकार के खिलाफ चला गया। जिधर बहुमत था उसका पक्ष फैसला बना कि संविधान की बुनियादी ढांचे को आप बदल नहीं सकते। संसद इसे किसी भी संशोधन से बदल नहीं सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आजादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव आदि। इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी या डॉक्ट्रिन कहा जाता है। वैसे ये कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इत्तेफाक देखिए कि इंदिरा सरकार को धराशायी करने वाले पालकीवाला कुछ साल बाद इंदिरा की तरफ से ही केस लड़ते लड़ते रह गए। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में इंदिरा के खिलाफ फैसला सुना दिया। इल्जाम था कि इंदिरा के चुनाव प्रभारी ने सरकारी नौकरी में रहते हुए इंदिरा का चुनाव संभाल दिया, जिसके चलते हाईकोर्ट ने इंदिरा के चुनाव को निरस्त कर दिया। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां नानी पालकीवाला इस केस की पैरवी करने को तैयार थे, लेकिन उससे पहले ही देश में लग गई इमरजेंसी और नानी पालकीवाला ने केस छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा ने केशवानंद केस का फैसला पलटने की कोशिश की। उनके अटॉर्नी जनरल नीरेन डे बेसिक स्ट्रक्चर वाले फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सीजेआई मास्टर ऑफ द रोस्टर भी होते हैं, यानी कौन सा जज कौन से केस को सुनेगा ये तय करने का सबसे अहम अधिकार सीजेआई के पास भी होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में एक तरह से बॉस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के।
इसी का फायदा उठाकर एएन रे ने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक 13 जजों की बेंच बनाई। तब आरोप लगाया कि सीजीआई इंदिरा सरकार के एजेंडा को पूरा करने की तरफ इंक्लाइंड है। एक बार फिर पालकीवाला सामने आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक दलीलें दी। कहते हैं कि पालकीवाला की यह बहस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे प्रभावी, सबसे बेहतरीन दलीलों में से एक थी। पता चला कि इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए सरकार की ओर से कोई रिव्यू पिटीशन दायर ही नहीं की गई। बिना रिव्यू पिटीशन के सीजीआई ने बेंच कैसे बनाई, यह बहुत बड़ा स्कैंडल था। बेंच के बाकी जजों ने सवाल उठा दिया। सीजीआई के ऊपर अपने साथी जजों का काफी दबाव बन गया और इसी दबाव के कारण 12 नवंबर 1975 को सीजीआई को यह बेंच भंग करनी पड़ी। केशवानंद भारती केस के अलावा पालकीवाला अपनी बजट स्पीच के लिए भी फेमस थे। ये स्पीच बजट के एक दिन बाद दी जाती, जिसमें इतनी भीड़ जमती कि मुंबई में स्टेडियम बुक होता था। साल 1977 से 1979 तक पालकीवाला अमेरिका में भारतीय राजदूत भी रहे। उस दौरान का एक किस्सा और है जो सुनना चाहिए। जिमी कार्टर तब यूएस के राष्ट्रपति होते थे। उनकी मां का नाम लिलियन कार्टर था। एक रोज अमेरिकी अखबार में पालकीवाला की एक तस्वीर छपी। इस तस्वीर में पालकीवाला लिलियन कार्टर को जूते पहना रहे थे। इस तस्वीर से इतना हंगामा हुआ कि पालकीवाला को वापस बुलाया गया। पालकीवाला ने कहा, यह हमारे संस्कार हैं, मैं दोबारा ये करने से हिचकूंगा नहीं। इस किस्से का एक पहलू ये भी है कि विश्व युद्ध के दौरान लिलियन ने बॉम्बे में नर्स का काम किया था, इसलिए भारत से उनका खास लगाव था। उन्होंने पालकीवाला से कहा कि वो उन्हें एक जोड़ी कोल्हापुरी चप्पल दिला दें। इसलिए पालकीवाला लिलियन के पैर का माप लेने के लिए नीचे झुके थे और वहीं से यह सारा हंगामा खड़ा हुआ क्योंकि किसी ने पिक्चर क्लिक करी। नानी पालकीवाला से जुड़ा एक और किस्सा है। 1979 की बात है। चेन्नई के एक डॉक्टर, तब मद्रास था, बद्रीनाथ ने शंकर नेत्रालय नाम से एक हॉस्पिटल की शुरुआत की और पालकीवाला को इस मौके पर आमंत्रित किया। लौटते वक्त पालकीवाला ने डॉक्टर बद्रीनाथ के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। बाद में डॉक्टर ने देखा कि उसमें से 2 करोड़ रुपए का चेक निकला, जो कि हॉस्पिटल बनवाने के लिए दिया गया था, हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए। 2 करोड़ कब के हैं, उस हिसाब से अपने दिमाग में एक बार मैथ चलाइएगा। जब लेकिन पालकीवाला को पता चला कि उनके नाम की एक तख्ती हॉस्पिटल में लगाई जा रही है, उन्होंने उसे अस्पताल से हटवा दिया। जस्टिस HR खन्ना का नाम आपने सुना होगा। ईडीएम जबलपुर केस में उन्होंने बहुमत के खिलाफ जाकर सरकार के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया था, जिस कारण इंदिरा सरकार ने वरीयता में ऊपर होने के बावजूद उनके बदले जस्टिस MH बेग को चीफ जस्टिस बना दिया था। सबसे महान डिसेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में हुई है, उनमें से एक खन्ना साहब के टाइम थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नानी पालकीवाला के बारे में उनका कहना था, अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की लिस्ट बनाई गई तो उसमें नानी पालकीवाला का नाम जरूर होगा। वहीं एक दूसरे जस्टिस कृष्ण अय्यर ने नानी के लिए कहा था, पालकीवाला की तारीफ करना मानो ऐसा है जैसे लिली के फूल को पेंट करने की कोशिश करना, जैसे शुद्ध सोने के ऊपर कोई और धातु का पानी चढ़ाना और जैसे जैस्मिन के पेड़ पर परफ्यूम डालना। इन्हीं कथनों से आज के एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। तारीख का शानदार एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।